नमस्कार दोस्तों। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी आज स्टार्ट करेंगे जो व्यावसायिक वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं। यानी जो व्यवसाय को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन किन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, इन चीज़ों को आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने शेषार के बारे में पढ़ा था, आज अपन व्यावसायिक वित्त के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, वित्त क्या होता है? देखिए, वित्त यानी पैसा होता है, धन होता है, पूंजी होता है। यानी व्यावसायिक वित्त में आज अपन अध्ययन करेंगे। उससे पहले जानना चाहेंगे कि व्यावसायिक वित्त क्या होता है। देखिए साथियों, जिस तरीके से अपने शरीर में रक्त होता है, यानी रक्त का महत्व जो होता है अपने शरीर को चलाने के लिए, उसी तरीके से व्यवसाय के सफल संचालन के लिए वित्त यानी पूंजी की आवश्यकता अति आवश्यक होती है। यानी बगैर पूंजी के कोई भी व्यापार या संगठन अपना लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी वो लंबे समय तक टिक नहीं सकता है, यानी उसका पतन हो जाएगा वित्त के अभाव में। तो वित्त अति आवश्यक कार्य होता है। अब बात कर रहे हैं कि वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी अवधि के आधार पर वित्त क्या होता है और वित्त किन किन तरीकों से प्राप्त किया जाता है और कौन कौन सी संस्थाओं के माध्यम से वित्त या पूंजी प्राप्त की जाती है। उन सब चीज़ों का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ठीक है साथियों, पहले बात करते हैं कि व्यावसायिक वित्त के स्रोतों के बारे में। इसकी परिभाषा देखते हैं मोटी मोटी। यानी व्यावसायिक वित्त वह प्रक्रिया है जो किसी व्यवसाय को संचालित करना तो दूर, उसकी विधिवत योजना भी वित्त के अभाव में तैयार नहीं की जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि व्यावसायिक वित्त होता है, जो फाइनेंस होता है, पूंजी होती है, धन होता है, वो व्यवसाय को संचालित करने के लिए अति आवश्यक होती है। अगर वित्त नहीं होगा तो व्यवसाय का संचालन किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है। व्यावसायिक वित्त के माध्यम से किसी व्यावसायिक संस्था के प्रवर्तन यानी उसका प्रमोटिंग करना, उसका ऑपरेटिंग संचालन एवं उसके समस्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करने, वित्त प्राप्त करने एवं उसका संरक्षण करने से संबंध होता है। यानी जो व्यावसायिक वित्त होता है उसका मुख्य संबंध व्यावसायिक संस्था का प्रवर्तन करना, उसका संचालन करना, उसके जो समस्त और ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पूर्ति के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्व आकलन करना या उसको संरक्षण प्रदान करना ही होता है। अब बात करते हैं साथियों, ये तो बात कर ली अपने वित्त के बारे में मोटी मोटी। अब बात करते हैं कि जो पूंजी का प्रकार के बारे में देखेंगे अपन। पहले तो वित्त के स्रोत, पहले तो स्रोत आगे पढ़ेंगे, पहले तो बात करेंगे पूंजी का प्रकार। यानी पूंजी कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। एक तो अवधि के आधार पर देख रहे हैं, किसके आधार पर? पीरियड के आधार पर अपन पूंजी के टाइप्स देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल। देखिए, पहला तो होता है अल्पकालीन पूंजी। क्या होती है? शॉर्ट टर्म कैपिटल। अगली होती है मध्यकालीन पूंजी यानी मिड टर्म कैपिटल, और लास्ट में होती है दीर्घकालीन पूंजी, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल। यानी अवधि के आधार पर साथियों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो पूंजी तीन प्रकार की होती है, अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन। अब इनको देखते हैं। अल्पकालीन पूंजी क्या होती है? देखिए, इसकी अवधि सामान्यतः 1 वर्ष माना जाता है। यानी जो 1 वर्ष के लिए जो पैसा उधार लिया जाता है या वित्त प्राप्त किया जाता है उसे अल्पकालीन पूंजी कहा जाता है। अब जो अल्पकालीन पूंजी क्यों कहते हैं, इसका 1 वर्ष का संबंध किससे है ये देखते हैं कि व्यापार में जो डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन के जो खर्चे होते हैं उनका सफल संचालन के लिए अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, उसे अल्पकालीन पूंजी कहते हैं, जिसका संबंध सामान्यतः 1 वर्ष से होता है। अब अल्पकालीन पूंजी के अंतर्गत क्या क्या खर्चे आते हैं? जैसे व्यापारिक संस्था के किसी कर्मचारी को मजदूरी देना हो, सैलरी देना हो, कोई नॉर्मल कच्चा माल खरीदना हो, कोई स्टेशनरी का खर्चा हो, या छोटे मोटे फुटकर जो खर्चे होते हैं उनको अल्पकालीन पूंजी के माध्यम से दूर किया जाता है या पूरा किया जाता है। अब आगे बात करते हैं साथियों मध्यकालीन पूंजी। जो मिड टर्म कैपिटल होती है साथियों, वो सामान्यतः 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक मानी जाती है, या 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से कम अवधि तक के लिए मानी जाती है। अब आगे बात करते हैं दीर्घकालीन पूंजी की। अब इसकी जो अवधि होती है दीर्घकालीन पूंजी की, उधार लेने की ऋण से दीर्घकालीन पूंजी के अंतर्गत 5 वर्ष से अधिक के लिए होता है। यानी जो इसमें खर्चा होता है या उधार की अवधि होती है या इसका संबंध होता है वो 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए होता है।
उसको दीर्घकालीन पूंजी कहा जाता है। अब साथियों आगे बात करते हैं। पहले तो अपन ने बात कर ली समय अवधि के आधार पर, यानी समय के आधार पर। अब बात करते हैं निवेश के आधार पर, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके आधार पर बात कर रहे हैं, कैपिटल का कोई पूंजी का निर्धारण कर रहे हैं, तो निवेश के आधार पर वर्गीकरण की बात करते हैं। देखते हैं इसमें आती है स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब उसमें बात करेंगे स्थायी पूंजी क्या होती है, कार्यशील क्या होती है, और उसमें कार्यशील पूंजी के अंतर्गत जो ये अलग पूंजी होती है वो क्या होती है, उसका अपन डिटेल वाइज अध्ययन करेंगे। साथियों बात करते हैं कि स्थायी पूंजी को फिक्स कैपिटल भी बोला जाता है। देखिए, जिसका लंबे समय तक उपयोग आने वाली संपत्तियों को प्राप्त या क्रय करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, यानी स्थायी संपत्ति की आवश्यकता कब पड़ती है साथियों, स्थायी पूंजी की, यानी अपन को व्यापार में मशीनरी की, फर्नीचर की या अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, यानी स्थायी संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है खरीदने के लिए, एक बड़ी संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए उसको खरीदने के लिए अपन को स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। अगला है कार्यशील पूंजी। अब देखिए कार्यशील पूंजी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल, मतलब जो दिन प्रतिदिन के या एक वर्ष तक के खर्चों के लिए जिसका संचालन किया जाता है उसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। यानी इनका जो एक वर्ष तक के खर्चों के लिए, जैसे सैलरी है, वेजेज है, छोटे मोटे फुटकर खर्चे हैं, स्टेशनरी है, जो भी व्यापार में कैंटीन है, यानी छोटे मोटे खर्चों के लिए जो आवश्यकता पड़ती है वो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आती है। अब इस कार्यशील पूंजी को, वर्किंग कैपिटल को, इसे संचारी या परिक्रमी, आवर्ती या चलायमान, यानी सर्कुलेटिंग पूंजी भी कहा जाता है। इसके उपनाम है ये। अब कार्यशील पूंजी निकालने का सूत्र वर्किंग कैपिटल का करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, वो अपना अकाउंट्स में पढ़ेंगे चीज़ें। अब आगे बात करना है सकल कार्यशील पूंजी, यानी जो सकल कार्यशील पूंजी के अंतर्गत सकल दायित्व में से सकल संपत्तियों को घटाया जाता है, जिससे सकल कार्यशील पूंजी प्राप्त होती है। अब शुद्ध कार्यशील पूंजी में करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब आगे नियमित या स्थायी कार्यशील पूंजी क्या होती है साथियों को, नियमित यानी स्थायी रूप से जो संस्था में खर्चे आते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए हमेशा पूंजी रखनी आवश्यक होती है, इसलिए उसको नियमित या स्थायी कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है। मौसमी या परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, देखिए साथियों, मौसमी या परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी उसे कहते हैं, जैसे माना कि अपन को व्यापार के 12 महीने में, जैसे मान कोई संस्था या व्यापारिक संस्था चीनी का उत्पादन करती है, मान के चलो, या किसी अन्य चीज वस्तु का मान लो। अब चीनी का उत्पादन कर रही है, तो जब चीनी बनाने के लिए गन्ने की आवश्यकता पड़ती है, आप सभी को विदित है इस बारे में। अब जब गन्ने की फसल आती है, तो फसल आने के दौरान चीनी उत्पादन करने के लिए गन्ने की आवश्यकता होगी, तो उस संगठन या व्यापारिक संस्था द्वारा गन्ने की खरीद अधिकाधिक मात्रा में की जाएगी फसल आने पर, ताकि चीनी का समयबद्ध तरीके से उत्पादन किया जा सके, तब माल की आपूर्ति सुनिश्चित रूप से की जा सके। इसलिए गन्ने की खरीद के लिए उसे उस समय अति आवश्यकता होगी। अब ये जरूरी नहीं कि ये गन्ने की खरीद हमेशा 12 महीने होती है, मतलब क्षेत्र जो इनका अवधि होती है, जब फसल आती है जब भी आवश्यकता पड़ती है पूंजी की, तो जब फसल आएगी उस समय अब पूंजी की अति आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसे मौसमी या परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है। यानी क्या इनकी आवश्यकता हमेशा नहीं पड़ती है, कभी कभार जब मौसमी फसलें आती है उस समय पर पड़ता है। अब विशिष्ट कार्यशील पूंजी, अब विशिष्ट कार्यशील पूंजी के अंतर्गत अपन किसी भी तरीके का विशिष्ट कार्य करना हो, उसके लिए विशिष्ट कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे बात करते हैं साथियों व्यावसायिक वित्त के स्रोत। ये तो अपन ने पढ़ लिया वित्त क्या होता है, पूंजी कितने प्रकार की होती है, निवेश के आधार पर कौन कौन सी होती है, स्थायी कार्यशील में क्या क्या आते हैं, और समय के अनुसार या पीरियड के अनुसार पूंजी अल्पकालीन, मध्यमकालीन, दीर्घकालीन होती है, ये चीज़ अपन ने पढ़ ली। अब बात करते हैं साथियों मैंने मुख्य पॉइंट की व्यावसायिक वित्त के स्रोत, यानी जो व्यवसाय को वित्त की आवश्यकता पड़ती है उसको पूरा करने के लिए किन किन स्रोतों पर उसे निर्भर रहना पड़ता है, या किन किन स्रोतों के माध्यम से वित्त की आवश्यकता पूरी होती है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं आगे अपन क्रम वाइज। देखिए, अब इसमें दो तरीके से पूंजी प्राप्त की जाती है, एक तो की जाती है साथियों स्थायी स्रोत से और एक की जाती है अस्थायी स्रोत के रूप में। अब स्थायी स्रोत के बारे में बात करेंगे जिनसे दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन पूंजी की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। यानी दीर्घकालीन अपने पहले पढ़ लिया, दीर्घकालीन में 5 वर्ष से अधिक के लिए होती है, मध्यकालीन में 1 से लेकर 5 तक होती है। तो इनसे
दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन पूंजी की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है स्थायी स्रोतों से। तो अस्थायी स्रोतों से क्या होता है साथियों, देखो, जिससे अल्पकालीन पूंजी जिसकी सामर्थ्य अवधि 1 वर्ष तक होती है, अल्पकालीन पूंजी या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यानी जो स्थायी रूप से अपन पूंजी उधार लेते हैं या अपन को प्राप्त होती है संस्था को, वो तो दीर्घकालीन या मध्यकालीन की श्रेणी में आती है, और अस्थायी अल्पकालीन की श्रेणी या कार्यशील पूंजी की श्रेणी में आती है। यानी जिनका 1 वर्ष से कम समय के लिए उपयोग किया जाएगा पूंजी का, तो उसको अस्थायी रूप से माना जाता है। अब बात करते हैं उनकी स्रोत की, यानी सोर्सेज की। अब सोर्सेज कौन कौन से, अब बात करते हैं स्थायी स्रोतों की, जो मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रूप में अपन को प्राप्त होगी। अब उनके सोर्सेज की अपन बात करते हैं। देखिए, पहला तो है स्थायी स्रोत के अंतर्गत इक्विटी शेयर, यानी समतांश। अपन इसके डिटेल वाइज सब चीज़ों को पढ़ेंगे। समतांश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या इनके राइट्स है, क्या लायबिलिटीज़ है, ये सब चीज़ आगे देखेंगे। स्थायी स्रोत में पहला तो होता है साथियों समतांश होता है, अगला होता है पूर्वाधिकार अंश जिसको प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है, ऋण पत्र होता है जिसको डिबेंचर कहा जाता है, संचित आय या रिटेनड इनकम या प्रॉफिट, सार्वजनिक निक्षेप, किराए क्रय पद्धति, पट्टे पर वित्त, वित्तीय संस्थाएं और अदर सोर्सेज, ये आते हैं। अब बात करते हैं अल्पकालीन स्रोतों के बारे में। अब इसमें पहला तो आता है अल्पकालीन में व्यापारिक बैंक आते हैं, व्यापारिक साख आता है, व्यापारिक प्रपत्र आता है, कमर्शियल पेपर भी कहा जाता है इसे, और उधार वसूली आड़ती आता है, कंपनी निक्षेप आते हैं, ग्राहकों से अग्रिम आता है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा हास कोष, डेप्रिसिएशन फंड अपन पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन फंड क्या होता है, आगे सब चीज़ें ये आते हैं। अब बात करते हैं अपने डिटेल वाइज अध्ययन करेंगे स्थायी स्रोतों की। पहले तो अब समता को साधारण अंश भी कहा जाता है, इसको इंग्लिश में इक्विटी शेयर कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये क्या होते हैं समता अंश। देखिए, इन अंशों के धारकों को कंपनी के संचालन की सामान्य जोखिमों को उठाना पड़ता है। इन अंशों के धारकों को कंपनी के प्रबंध एवं संचालन को नियमित एवं नियंत्रित करने का अधिकार भी होता है। देखिए साथियों, समता इक्विटी शेयर क्या होते हैं, समतांश कि जो कंपनी का संचालन किया जाता है, ऑपरेटिंग किया जाता है, समतांशदार द्वारा किया जाता है, और ये ही कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। तो क्या होते हैं, कंपनी के वास्तविक मालिक इक्विटी शेयर होते हैं, और इनको प्रबंध एवं संचालन को नियमित एवं नियंत्रित करने का अधिकार भी होता है। ये तो हो गया समतांशों की बात। अब आगे बात करते हैं पूर्वाधिकार अंशों की। अब इनमें हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन आने के कम चांसेज है, पर मैं बता देता हूँ। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, लेकिन इनको पूर्वाधिकार अंश के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, पूर्वाधिकार अंशों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो अधिकार समता अंशधारियों को प्राप्त नहीं होते हैं। अब इनको बारे में बात करेंगे अपन, प्रपंच शेयर को क्या क्या राइट्स होते हैं, उससे क्लियर होता जाएगा सब चीज़ें। आगे बात करते हैं पूर्वाधिकार अंशों की। इन अंशधारियों को एक निश्चित दर से प्रतिवर्ष लाभांश पाने का अधिकार होता है तथा समापन के समय पूंजी की वापसी का भी अधिकार होता है। देखिए साथियों, क्या होता है, जो प्रपंच शेयर होते हैं ना, प्रपंच शेयर होल्डर कंपनी के वास्तविक मालिक तो नहीं होते हैं, लेकिन इनकी पहले से निश्चित शर्त होती है कि इनको प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से और निश्चित राशि के रूप में लाभांश दिया जाएगा। चाहे कंपनी को लाभ नहीं हो तो उनका जो प्रतिशत है और लाभ की जो राशि है वो एक तरीके से संचित होती जाएगी, और जो कंपनी को पर्याप्त लाभ होंगे वो उनको ब्याज सहित वापसी कर दी जाएगी। तथा जब कंपनी का समापन होता है, यानी जो कंपनी विघटित हो जाती है या कंपनी का समापन हो जाता है, उस समय जो कंपनी की इनकम होती है, रिजर्व होते हैं या अन्य पूंजी होती है, अगर उनका बंटवारा किया जाएगा तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को किया जाएगा। अगर उनमें से कोई राशि बचती है तो वो राशि इक्विटी शेयरों में उनके अनुपात में बांटी जाएगी, लेकिन पहला अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारियों को होता है। उनको देने के पश्चात ही अगर कोई राशि बचती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दी जाएगी, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं अपने पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों की। देखिए साथियों, इसमें पूर्वाधिकार जो प्रपंच शेयर होते हैं वो मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है संचय पूर्वाधिकार अंश, असंचय पूर्वाधिकार अंश, भागयुक्त, अभागयुक्त, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, विमोचनशील तथा संचय परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। अब इनकी एक डिटेल में अपने मोटे मोटे रूप से बात करते हैं। एक संचय पूर्वाधिकार अंश तो क्या होते हैं कि साथियों, इसके अंतर्गत एक रूप से संचय यानी रिजर्व, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि रिजर्व यानी संचय, यानी इसमें इस प्रकार के अंशों में जो लाभ होता है कंपनी का वो संचय रूप में होता है। उनको लाभ निश्चित रूप से दिया जाएगा। अगर कंपनी को लाभ नहीं हो पाता है तो वो आगामी वर्षों में जब भी लाभ होगा वो उनको बाद में बकाया लाभांश भी प्रदान किया जाएगा, उसको तो बोलते हैं संचय।
और इसके विपरीत है असंचय। यदि अगर कंपनी को कोई लाभ करंट ईयर में नहीं होता है तो उनको लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे आगामी भविष्य में। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंशधारी और अगला है अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंशधारी। यानी जो कंपनी की पार्टी से किसी भी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट लेते हैं वो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं, वो भागयुक्त कहलाए जाते हैं, और इसके विपरीत अभागयुक्त होते हैं। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश उसे कहते हैं साथियों जो जो अपने प्रेफरेंस शेयर है उनका अगर परिवर्तन इक्विटी शेयर में कर दिया जाए तो उसे परिवर्तनीय अंशधारी कहा जाता है, तथा परिवर्तन इसके विपरीत होता है, उनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है इक्विटी शेयर में। और आगे विमोचनशील पूर्वाधिकार अंशधारी यानी विमोचन यानी रिडम्पशन या उनका पुनर्भुगतान करना। यानी एक निश्चित अवधि के पश्चात जो सामान्यतः 20 साल होती है उसकी निश्चित अवधि के पश्चात इन अंशों का विमोचन या रिडम्पशन करके राशि शेयर होल्डर को प्रदान कर दी जाती है। संचय परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश यानी जो संचय परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशधारी है उनको अंशों में यानी इक्विटी शेयर में भी चेंज किया जा सकता है। ये तो इनके प्रकार हो गए, लेकिन ये क्वेश्चन आने के कम चांसेज है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि ये संचय का मतलब क्या होता है, संचय का मतलब क्या होता है। ये तो अपने एक बेसिक नॉलेज के बारे में बताया है। अब साथियों आगे बात करते हैं डिवेंचर की। डिवेंचर को इंग्लिश में ऋण पत्र कहा जाता है। अब डिवेंचर देखा जाए तो एक वित्त प्राप्ति का एक सस्ता स्रोत माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे सस्ता स्रोत माना जाता है डिवेंचर। अब देखिए डिवेंचर क्या होता है, पहले बात करते हैं अपन। ऋण पत्र कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के अधीन जारी एक ऐसा प्रलेख है, यानी जो कंपनी की सार्वभौम मुद्रा होती है, सार्वभौम मुद्रा यानी उसकी सील होती है जिसमें उसके अधिकार दायित्व होते हैं, अधीन जारी एक ऐसा प्रपत्र या प्रलेख है जो कंपनी पर ऋण को प्रमाणित करता है, यानी जो कंपनी पर ऋण को प्रमाणित करता है तथा ऋण की प्रमुख शर्तों को इंगित करता है। यह कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार को भी सत्यापित करता है यदि उस ऋण हेतु संपत्तियों पर प्रभार भी हो। साथियों डिवेंचर क्या होता है? किसी भी कंपनी द्वारा डिवेंचर जारी किए जाते हैं। अब वो जो व्यक्ति डिवेंचरों को खरीदता है वो उसको एक तरीके से कंपनी का ऋणदाता कहा जाता है, यानी कंपनी को उसने ऋण दिया है तो कंपनी की लायबिलिटी रहती है कि दायित्व रहता है कि वो भविष्य में ऋण पत्रों का रिडम्पशन करे, उनका विमोचन करे और उनको राशि को लौटाएं और निश्चित दर से ब्याज का भुगतान करें। यानी जो ये ऋण पत्रधारी होते हैं वो कंपनी के ना तो स्वामी होते हैं ना ही शेयर होल्डर होते हैं। अब मतलब ऋण पत्रों पर लाभ प्रदान नहीं किया जाता है, केवल ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। क्या दिया जाता है साथियों? ब्याज दिया जाता है। अब इस पर आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए ऋण पत्रों पर एक मुद्रांक यानी मुद्रांक आप जानते हो स्टाम्प होता है, मुद्रांक लगाना अनिवार्य होता है, यानी इस पर मुद्रांक लगाना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं साथियों ये ऋण पत्रों के प्रकार की, हालांकि एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर अपन मोटे मोटे रूप से देख लेते हैं इनके टाइप्स की। अब इनमें रजिस्टर्ड ऋण पत्र है, वाहक ऋण पत्र है, बंधक ऋण पत्र है, असुरक्षित और सौदे ऋण पत्र या सौदे जिनका निश्चित अवधि के पश्चात जो सामान्यतः 20 साल होती है उनका शोधन किया जाएगा, राशि वापस चुकाया जाएगा। और असौदे इसके विपरीत होता है जिसका रिडम्पशन या उनका शोधन नहीं किया जाएगा, यानी जो पैसे उनका पुनर्भुगतान या चुकता पूंजी नहीं की जाएगी। परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय ऋण पत्र यानी जिन ऋण पत्रों का परिवर्तन अंशों में कर दिया जाता है, यानी डिवेंचर्स का परिवर्तन अंशों में कर दिया जाता है उसे परिवर्तनीय ऋण पत्र कहा जाता है, और जिन ऋण पत्रों का परिवर्तन अंशों में नहीं किया जा सकता है उसे अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहा जाता है। साथियों एक चीज़ याद रखना आपको कि ऋण पत्रों का परिवर्तन समता अंशों में किया जा सकता है, लेकिन समता अंशों का परिवर्तन कभी भी डिवेंचर्स में नहीं किया जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ध्यान रखना आपको कि डिवेंचर्स का परिवर्तन या उनका चेंजिंग करने का कार्य से इक्विटी शेयर में हो सकता है, लेकिन जो शेयर होते हैं इक्विटी शेयर उनका बदलाव कभी भी डिवेंचर्स में नहीं हो सकता है। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब आगे बात करते हैं अगले वित्त स्रोत की, संचित लाभ या अर्जित आय जिसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं या रिटेन्ड इनकम भी कहा जाता है। देखिए संचित आय क्या होती है, मैं मोटा मोटा बताता हूँ आपको कि व्यापार को सामान्यतः हर वर्ष लाभों की प्राप्ति होती है। तो व्यापार
क्या करता है कि कई बार जो लाभ होते हैं उनको अंशधारियों में नहीं बांटते हैं या कम बांटा जाता है। बची हुई जो उनके पास में बचे हुए प्रॉफिट होते हैं उनको वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कंपनी में कर देते हैं या अन्य स्रोतों में, अन्य जगह कर देते हैं, ताकि अब भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर कंपनी अपने वित्त के स्रोतों की पूर्ति अपने ही संसाधनों से कम लागत पर पूरी कर सकें। देखिए, बात करते हैं आगे इसको। व्यावसायिक संस्थाएं अपने समस्त लाभों को वितरित ना करके लाभों का कुछ भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तब कंपनी द्वारा संचित पूंजी को प्रयोग में लिया जाता है। उसे अर्जित आय का पुनर्निवेश भी कहा जाता है। यानी जो कंपनी के जो लाभ होते हैं उनको अगर वो भविष्य में संजो के रखती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती है, आवश्यकता पड़ने पर उनको काम में लिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को या जो अर्जित आय होती है उसको आय का पुनर्निवेश कहा जाता है, यानी री इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है या रिटेनड इनकम या इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इसमें किसी अन्य से वित्त प्राप्त नहीं किया जाता है, बल्कि संस्था स्वयं ही अपने आंतरिक साधनों से वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति कर देती है, जिसकी चर्चा आपने पहले कर लिया, आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं साथियों सार्वजनिक निक्षेप, यानी जो सार्वजनिक निक्षेप होती है, जमाएं होती है, उनको देखते हैं। देखिए क्या होता है। सार्वजनिक निक्षेप से तात्पर्य उस धनराशि से होता है जो गैर वित्तीय तथा गैर बैंकिंग संस्थाओं कंपनियों द्वारा जनसाधारण से प्राप्त की जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सार्वजनिक निक्षेप होते हैं साथियों, वो सामान्यतः अपन कोई भी धनराशि जमा कराते हैं, सामान्यतः बैंकों में करवाते हैं या कंपनी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा विपरीत है कि सार्वजनिक निक्षेप के अंतर्गत गैर बैंकिंग और गैर वित्तीय जो संस्थाएं होती है उनके माध्यम से या कंपनियों के माध्यम से लोगों से या जनसाधारण से जमाएं या पैसा वसूल किया जाता है और बदले में उनको कुछ इनकम दी जाती है जो ब्याज के रूप में होती है, जिससे पैसा प्राप्त किया जाता है। अब उन पैसों को जो ये गैर वित्तीय संस्थाएं या गैर बैंकिंग संस्थाएं होती है या कंपनियां होती है जो व्यापारिक संगठनों को एक तरीके से धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य सार्वजनिक निक्षेप के माध्यम से करती है। ये तो हो गया सार्वजनिक निक्षेप। तो आगे बढ़ते हैं। कोई भी सार्वजनिक कंपनी, ये याद रखना चाहते हैं आपको, कोई भी सार्वजनिक कंपनी कम से कम 6 माह तथा मैक्सिमम या अधिकतम 36 माह की अवधि के लिए सार्वजनिक जमाएं स्वीकार कर सकती है। याद रखें साथियों कि कोई भी सार्वजनिक कंपनी हो कम से कम 6 माह तक का तथा अधिकतम 3 साल यानी 36 माह की अवधि के लिए सार्वजनिक जमाएं स्वीकार कर सकती है, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकती है। अब साथियों बात करते हैं क्रय पद्धति। जैसा कि साथियों आपने क्रय पद्धति के बारे में जो कॉमर्स वाले हैं वो तो 12th 11th में पढ़ चुके होंगे क्रय के हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, लेकिन जो अदर स्ट्रीम से हैं वो थोड़ा ध्यान रखें। देखिए क्रय पद्धति क्या होती है, अपन मोटे मोटे रूप से बताते हैं आपको। आपके लाइफ में सभी लोगों के काम आते हैं ये सब चीज़ें, और सभी ने किया होगा इस प्रक्रिया को, कि अपन कोई भी वाहन खरीदते हैं, व्हीकल खरीदते हैं, तो अपन मोस्टली अगर किसी के पास पैसा कम हो तो वो डाउन पेमेंट करके किसी संपत्ति को खरीद लेते हैं, ठीक है। फिर उसके पश्चात में बैंक द्वारा निश्चित दर से अपन को इंस्टॉलमेंट भरते हैं, जिसमें अपन ब्याज भी देना होता है और मूलधन भी चुकाया जाता है। यही क्रय पद्धति कहलाती है। अब इस क्रय पद्धति के अंतर्गत व्यापारिक संस्थाएं क्या है कि किसी भी संगठन से संपत्ति खरीद करती है। अब वो संपत्ति या तो नॉर्मल डाउन पेमेंट जमा किया जाता है या पूर्ण रूप से उधार ली जाती है। उसको एक तरीके से एक इंस्टॉलमेंट यानी किस्त के माध्यम से, जो अवधि 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष से अधिक भी हो सकती है, उस अवधि के हिसाब से इंस्टॉलमेंट या किस्तों के रूप में मूलधन प्लस ब्याज चुकाया जाता है। इसे ही क्रय पद्धति कहा जाता है। अब इसको देखते हैं डिटेल में साथियों। जब किसी व्यापारिक संस्था को वित्त की आवश्यकता किसी संपत्ति को क्रय करने के लिए होती है तो वह ऋण लिए बिना ही उस स्थिति को क्रय पद्धति से क्रय कर सकती है, यानी इसमें ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पद्धति के अंतर्गत संपत्ति विक्रेता संपत्ति का मूल्य एक साथ नहीं लेकर धीरे धीरे क्रेता से उस संपत्ति के किराए के रूप में वसूल करती रहती है, यानी किस्तों या इंस्टॉलमेंट के रूप में वसूल करती रहती है। अब जब तक कोई भी क्रेता है, अगर उसके द्वारा संपूर्ण किस्तों का भुगतान नहीं कर दिया जाता है या संपत्ति का संपूर्ण मूल्य
विक्रेता को नहीं चुकाया जाता है तब तक उस पर अधिकार यानी लियन विक्रेता का होगा, ना कि क्रेता का। ठीक है साथियों, याद रखें। अब आगे बात करें लीज या पट्टे पर वित्त, यानी लीज या पट्टे पर वित्त। अब देखते हैं कि लीज या पट्टे पर वित्त क्या होता है। देखो साथियों, लीज यानी जैसे नाम से प्रतीत है किराया या पट्टे पर वित्त, यानी यह वित्त प्राप्त करने की ऐसी विधि है जिसमें वित्त नकद रूप में प्राप्त नहीं होता है। देखिए साथियों, ऐसी इस विधि के अंतर्गत जो पैसा लिया जाता है वो नकद रूप में नहीं होता है, बल्कि मशीन होती है, उपकरण या अन्य पूंजी संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है। यानी अपन अपने व्यापार के संचालन के लिए किसी भी संगठन से या सोर्सेज से मशीन या जो व्यापार में मशीन संचालित मशीन का कार्य होता है, मशीनों को खरीदना होता है तो मशीन खरीद लेते हैं, इक्विपमेंट ले लेते हैं या अन्य पूंजी संपत्ति के रूप में प्राप्त करते हैं। इस विधि के अंतर्गत जब कभी संस्था को किसी पूंजी संपत्ति की आवश्यकता होती है तो वह लीजिंग संस्था इसके माध्यम से इसकी पूर्ति करती है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी अमुक व्यापार को मशीनरी की आवश्यकता है। अब मान के चलो कि व्यापार के पास इतना पैसा नहीं है तो वो अमुक संस्था से या संगठन से मशीन किराए पर ले लेती है। अब वो किराए पर लेकर अपना व्यापार का संचालन करती है, तब उसको जिसको अपन लीज भी कहते हैं या पट्टे पर कहते हैं। एक तरीके से लोन लेने की आवश्यकता नहीं हुई और अपन को बगैर पैसों के ही एक निश्चित उसको राशि चुकानी होती है, जिससे अपना लीज या पट्टे पर ले रखी है मशीन को, और निश्चित समय अवधि में उनको राशि चुकानी होती है मशीनरी के बदले, और जिससे कि अपन को मशीनरी की प्राप्ति हो जाती है तथा पैसा भी लोन के रूप में नहीं लेना होता है। अपना कार्य होने के पश्चात या जो भी अपनी स्थिति है उसके हिसाब से मशीनरी का पैसा चुकाया जाता है या मशीनरी को वापसी कर दिया जाता है। एक तरीके से मशीन किराए पर ले ली जाती है जिसका निश्चित समय पर भुगतान करना होता है। ये तो हो गई पट्टे पर वित्त की। अब आगे बात करते हैं अन्य स्थायी स्रोत या संस्थाएं कौन कौन सी है। अब इस अन्य स्थायी स्रोत या संस्थाएं की बात करते हैं। इसमें साथियों एक तो विदेशों से ऋण लिया जाता है, और विदेशों से ऋण तो ये बड़ी बड़ी MNCs होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके द्वारा लिया जाता है। छोटे मोटे संगठन विदेशों से ऋण नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये भी एक वित्त का स्रोत होता है। FDI जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको FDI कहा जाता है। FDI के माध्यम से भी व्यावसायिक संगठनों को वित्त की आवश्यकता पूरी होती है। FFI के माध्यम से भी होती है। निवेश ट्रस्ट या प्रन्यास जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं या ट्रस्टीशिप होते हैं, उनके माध्यम से भी वित्त की आवश्यकता पूरी होती है। और म्यूचुअल फंड, इसको हिंदी में सहयोग निधि भी कहा जाता है। आजकल म्यूचुअल फंड का काफ़ी मात्रा में प्रचलन चल रहा है साथियों। म्यूचुअल फंड पर शेयरों की अपेक्षा आजकल लोग म्यूचुअल फंड में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से भी वित्त के स्रोतों की पूर्ति होती है। अब आगे बात करते हैं वित्त के स्रोत के रूप में। अगला है व्यापारिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंकों के अंतर्गत साथियों बात करते हैं किस किस तरह से ऋण प्राप्त होता है व्यापारिक बैंकों में। एक तो साख या ऋण के रूप में प्राप्त होता है, एक नगद साख होती है, एक अधिविक्रय होता है, एक बिल बुनाना। इसके मोटे रूप से देखते हैं, अगर किसी भी व्यापारी की जो बैंकों से लेन देन करता है, अगर उसकी या कंपनी की, निगम की अच्छी गुडविल है, उसकी अच्छी मार्केट में ख्याति है, तो उसको उसकी साख के आधार पर ऋण प्रदान कर दिया जाता है। ये तो हो गई साख। अगर बात करें नगद साख, अब नगद साख के अंतर्गत क्या होता है साथियों, अपन कोई माल खरीदते हैं, उस माल का भुगतान तुरंत समय पर नहीं करते हैं, कोई माल खरीदते हैं और उसका पेमेंट है अपन समय पर नहीं करते हैं, उसका पेमेंट बाद में करते हैं, तो वो जो व्यापारी द्वारा अपन को चीज़ उधार बेची जा रही है तो अपने साख के हिसाब से अपनी गुडविल के ऊपर बेची जाती है, उसको बाद में पेमेंट कर दिया जाता है, जिससे कि अपन को वित्त की आवश्यकता तुरंत नहीं पड़ती है और अपनी वित्तीय आवश्यकता पूरी हो जाती है। अधिविक्रय ओवरड्राफ्ट का कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपना बैंक में खाता होता है, जो वो अपनी लिमिट होती है अपनी विड्रॉल करने की, उस लिमिट से ज़्यादा उसको सुविधाएं प्रदान की जाती है, वो अपनी विड्रॉल लिमिट से भी ज़्यादा या
अकाउंट की जो स्थिति है जिसमें अपन अपने जमा पैसे से भी अधिक विड्रॉल कर सकते हैं, उसको अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ये भी एक वित्त का स्रोत होता है। बिल बुलाना यानी बिलों का डिस्काउंटिंग करके भी वित्त के स्रोतों की प्राप्ति की जा सकती है, यानी ये व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, बिल बुलाना। तो आगे बात करते हैं व्यापारिक साख या ऋण। अब बात करते हैं व्यापारिक साख की ऋण के बारे में बात करते हैं। देखिए, व्यापारिक साख या ऋण क्या होता है। व्यापारिक ऋण या साख वे ऋण हैं जो कि व्यावसायिक संस्था द्वारा अपनी व्यावसायिक संस्था को माल के विक्रय के दौरान प्राप्त होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो साख है, क्रेडिट है, इसको क्रेडिट कहा जाता है हिंदी में। ऐसा ऋण है जो व्यावसायिक संस्था द्वारा अपनी व्यावसायिक संस्था को माल के विक्रय के दौरान प्राप्त होते हैं। इन्हें व्यापारिक ऋण कोई नकद में प्राप्त नहीं होते, बल्कि माल का भुगतान कुछ दिनों के बाद प्राप्त किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है किसी कोई बड़ी संस्था है, कोई व्यापारिक संस्था वो अपना माल का विक्रय करती है छोटी संस्थाओं को के पास पूंजी का अभाव सामान्यतः होता है, तो जो उन संस्थाओं द्वारा माल बेचा जाता है उनका माल के मूल्य का भुगतान उनको तुरंत रूप से नहीं करना होता है, वो एक थोड़े बहुत दिनों के बाद में करना होता है। उधार में माल बेचा जाता है, उसको भी व्यापारिक साख कहा जाता है, कुछ दिनों के बाद में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं व्यापारिक प्रपत्र की, कमर्शियल पेपर की। देखिए, कमर्शियल पेपर क्या होता है साथियों। यह एक ऐसा प्रपत्र होता है जो वित्त प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा वित्त प्रदान करने वाली संस्था को वित्त प्राप्त करते समय दिया जाता है। यानी ये ऐसे एक तरीके से ऐसा प्रपत्र या पत्र है या एक तरीके से ऐसा आधारभूत डॉक्यूमेंट है या प्रलेख है जो वित्त प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा वित्त प्रदान करने वाली संस्था को वित्त प्राप्त करते समय दिया जाता है, जिसमें इस बात का वचन होता है कि वह संस्था एक निश्चित समयावधि के पश्चात उसमें उल्लिखित पूंजी तथा देय ब्याज का भुगतान उसे प्रस्तुत करने वाली संस्था को कर दिया जाएगा। इसमें ये कंडीशन रहती है कि जो जिस संस्था से पैसा उधार लिया जा रहा है वो एक तरह से वचन देती है कि इतनी समयावधि के पश्चात आपको उल्लिखित पूंजी तथा ब्याज का भुगतान कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं उधारी वसूली या आड़तिया। आपने आड़तिया का नाम सभी ने सुना होगा। बात करते क्या होता है आड़तिया। उधार वसूली ओब्लिक आड़तिया ऐसा आड़तिया है जो व्यावसायिक संस्थाओं को भविष्य में प्राप्त होने वाली राशि, यानी जिसमें उधार में बेचे गए माल की राशि शामिल होती है, प्राप्त होने वाली राशि एक निश्चित प्रतिफल या कमीशन के बदले तत्काल नकद में उपलब्ध करा देता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लेना इसको। आगे देखते हैं हस कोष। ये थोड़ा अच्छी तरह देखना है, क्योंकि आपके अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में काम आएगा। डेप्रिसिएशन चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इसमें 3-4 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अकाउंट्स की बात कर रहे हैं अपन, ऑडिट की नहीं कर रहे हैं इसमें, सॉरी बिजनेस की नहीं कर रहे हैं। हस कोष क्या होता है। देखिए साथियों, व्यापार के संचालन के लिए अपन को स्थायी संपत्ति की आवश्यकता होती है साथियों। अब स्थायी संपत्ति के रूप में जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, फर्नीचर हो गई, प्लांट हो गया और अन्य अपन अकाउंट्स में पढ़ेंगे सब चीज़ें। अपन अच्छी तरह से इनको आदि चीज़ें खरीदनी होती है, मशीनरी है, फर्नीचर है। अब स्वाभाविक है कि जो मशीनरी होती है उन पर आज अपने कोई मशीन 10 लाख की खरीदी तो अगले वर्ष ये तो निश्चित है नहीं वो 10 लाख की रहेगी, उस पर डेप्रेशन यानी हाथ लगेगा, मशीन चलेगी, घिसेगी, घिस आउट होगी, उसके पुर्जे खराब होंगे, उसमें रिपेयरिंग पे पैसा लगेगा, आदि सब चीज़ें होती है। तो एक तरीके से मशीन का हास होता है, यानी मशीन का मूल्य कम हो जाता है चलने के पश्चात। मशीन चलेगी नहीं भी यदि उसकी समयावधि भी चेंज होती रहे, यदि अगर उसकी समयावधि भी निकलेगी तो मशीन का हास निश्चित रूप से होगा। तो 10 लाख की मशीन है, अगले साल 9 लाख की रह गई, एक तरीके से 1 लाख रुपये का हास हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो इन चीज़ों की पूर्ति करने के लिए एक तरीके से व्यापार में डेप्रिसिएशन फंड बनाया जाता है। यानी आगामी भविष्य में अगर व्यापार द्वारा कोई मशीनरी खरीदी जाएगी या रिप्लेसमेंट की जाएगी, ताकि जो फंड बनाया है उस फंड का यूटिलाइज़ किया जा सके या उसको उपयोग किया जा सके, क्योंकि इसका उद्देश्य भविष्य में नई मशीनरी खरीदने के लिए ही किया जाता है। पहले से कोष बना लिया जाता है, हास कोष, ताकि मशीनरी की आवश्यकता पड़े तो तुरंत इस फंड के माध्यम से मशीन को खरीदा जा सके। इसलिए ये हास कोष भी एक तरीके से वित्त के स्रोत होते हैं। देखिए क्या होता है, प्रतिवर्ष स्थायी संपत्तियों जैसे उदाहरण भवन है, बिल्डिंग है, मशीन, फर्नीचर, प्लांट एक्सेट्रा पर हास कोष बनाया जाता है, ताकि संपत्तियों के अप्रचलन हो जाने पर नई संपत्तियों का क्रय किया जा सके।
इस कोष की धनराशि प्रतिवर्ष बढ़ती रहती है जब तक कि अन्य स्थायी संपत्ति क्रय न कर ली जाए, यानी जब तक संपत्ति क्रय नहीं करेंगे तब तक तो ये कोष की राशि बढ़ती जाएगी, स्वाभाविक है। अतः इस कोष का उपयोग कुछ वर्षों तक कार्यशील पूंजी के रूप में भी किया जा सकता है, यानी सामान्यतः व्यापार के नियमों के अनुसार या कोई व्यापार संगठन चाहे तो ये डेप्रिसिएशन फंड बनाया गया है, डेप्रिसिएशन कोष बनाया गया है, आहास कोष बनाया गया है, उसका उपयोग कुछ वर्षों तक अगर व्यापार चाहे तो कार्यशील पूंजी के रूप में भी उसका उपयोग कर सकता है, या स्थायी संपत्तियों की खरीद के लिए तो करेगा, लेकिन कार्यशील पूंजी के रूप में भी कर सकता है। ये तो हो गया आपके व्यावसायिक वित्त के स्रोत जो भी मेन थे। अब बात कर लेते हैं कि मोस्टली रूप से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इकोनॉमिक्स का भी इकोनॉमी में आ सकते हैं और अपने बिजनेस में आ सकते हैं। बात करते हैं एडीआर और ईडीआर की फुल फॉर्म की। देखिए, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है, एडीआर का मतलब तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और ईडीआर का मतलब होता है यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। यानी जो ये रसीद होती है ये बहुत बड़ा व्यवसायिक वित्त का स्रोत माना जाता है विदेशों में, अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री देशों में। एडीआर और ईडीआर आप फुल फॉर्म जान गए होंगे, इस फुल फॉर्म क्या है याद रखना आपको। एडीआर के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है और ईडीआर की यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है। देखिए, वित्त का यह स्रोत केवल बड़ी एवं विदेशों में लिस्टेड या सूचीबद्ध कंपनियों के लिए उपयुक्त होता है, यानी जो एडीआर के माध्यम से तथा ईडीआर के माध्यम से वित्तीय जो ये व्यापारिक संस्थाएं होती है या एमएनसी जो होती है या बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है, तो इन एडीआर तथा ईडीआर रसीदों के माध्यम से, जो एडीआर तो अमेरिका की है और ईडीआर यूरोपियन कंट्री की एक तरीके से ये रसीदें होती है, इनके माध्यम से वित्त के स्रोतों की पूर्ति की जा सकती है। अब इसमें कौन कैसे होगी कि जो विदेशों में सूचीबद्ध कंपनियां होती है उनके लिए ही उपयुक्त होता है। तो ठीक है साथियों, आपका ये चैप्टर व्यवसायिक वित्त के स्रोतों के बारे में अपना अध्ययन कर लिया है। सर्वप्रथम मैंने पढ़ा कि व्यवसायिक वित्त क्या होता है, इसकी क्या महत्ता होती है, क्या महत्व होते हैं और क्या लाभ होते हैं। फिर पढ़ा कि व्यवसायिक पूंजी के प्रकार क्या क्या हैं, जिसमें पढ़ लिया अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, अवधि के आधार पर पढ़ ली, निवेश के आधार पर पढ़ ली कि स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, और स्थायी स्रोतों के बारे में पढ़ ली, स्थायी स्रोतों में क्या क्या वित्त के स्रोत होते हैं, अस्थायी में क्या क्या होते हैं, उनका अपन ने डिटेल से अध्ययन कर लिया है साथियों। तो ठीक है साथियों, आपका ये चैप्टर व्यवसायिक वित्त का स्रोत कंप्लीट हो चुका है। इसको कोई क्यूरीज है कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बताएं। साथियों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अपन अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।